नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने लेवल सिस्टम और फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक शुरू कर रखे हैं, तो अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुदाब। तो वायुदाब पर अब आज अपन चर्चा करेंगे। वायुदाब है क्या, कौन सी पेटियाँ पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कौन से बल इसको प्रभावित करते हैं, तो आदि आदि बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वायुदाब, वायुदाब के बारे में अपन देखेंगे कि वायुदाब होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले अर्थ देखें इसका। एयर प्रेशर जो है वो क्या होता है। एयर प्रेशर होता है कि धरातल पर वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का दाब। सामान्य शब्दों में कहें तो यही वायुदाब होता है, ठीक है। सर्वप्रथम इस वायुदाब का पता ग्यूरिक ने लगाया था लगभग 1651 में। किसने लगाया था? ग्यूरिक ने लगाया था। अब ये जो प्रेशर धरातल पर वायुमंडल के में पाने वाली जो गैसेज है, जो उनका प्रेशर रहता है, उसको वायुदाब कहते हैं। अब ये प्रेशर जो है वो प्रति इकाई, यदि इसको अपन परिभाषा में यदि इसको लिखें तो प्रति इकाई पर लगने वाला एयर प्रेशर, हवा का दाब, वायुदाब कहलाता है। अब प्रति इकाई यहां लिखा है तो ये प्रति वर्ग मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। इकाई लिखा है तो कोई सी इकाई हो सकती है, इसमें इंच भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको उसी आधार पर एयर प्रेशर कह देंगे। इसको मापने की इकाई जो है उसको मिलीबार बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? मिलीबार। मिलीबार में इसको मापा जाता है, ठीक है। मिलीबार में एयर प्रेशर है उसको लिखा जाता है, मापा जाता है। और मिलीबार होता क्या है? मिलीबार यदि अपन देखें तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर हवा का दाब। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लगने वाला हवा का जो दाब है वो मिलीबार, 1 मिलीबार होता है, ठीक है ना। धरातल के ऊपर यानी पृथ्वी तल पर, जिसको अपन समुद्र तल बोलते हैं, समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है, ये प्रश्न प्राय पूछा भी गया बहुत बार, 1013.25 मिलीबार होता है। 1013.25 मिलीबार औसत समुद्र तल पर वायुदाब देखने को मिलता है, ठीक है। और अपन जो धरातल से ऊपर जाते हैं या समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है, ठीक है ना। घटने की दर पाई जाती है और वह है 10 मीटर पर 1 मिलीबार की दर से घटता है। इसकी दर कितनी है भाई?
10 मीटर पर 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटता चला जाता है। जो अपन ऊपर जाएंगे, क्योंकि भारी हवा जो होती है धरातल के पास में होती है। इसका कारण घटता क्यों है, तो ये भी मैं बता दूं कि भारी जो गैसें होती है, गैसें किस कारण, गुरुत्व बल के कारण, भारी गैसें गुरुत्व बल के कारण धरातल के पास रहती है। ठीक है, और हल्की गैसें ऊपर पाई जाती है। हल्की गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो हल्की गैसें ऊपर होती है और भारी। अब भारी गैसें कौन कौन सी है, यहाँ भारी गैस की बात की है तो भारी गैसें कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये धरातल के पास में है क्योंकि ये इनके अधिक भार वाली गैसें हैं। ठीक है, और जब हल्की गैस की बात आती है तो ये कौन सी है, तो ओजोन है ना, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, सारी गैसें जो है वो हल्की होती है। तो ये वायुमंडल में ऊपर पाई जाती है ऊपरी भाग में, और ये वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है धरातल के पास में, ये हल्की गैसें है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी है अपने वायुमंडल के संदर्भ में। और इसकी दर जो है मैंने बताया घटने दी, ये बार बार पूछते हैं भैया। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना रहेगा जब धरातल पर यदि वो 500 मिलीबार है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो ये इकाई आपको ध्यान में रखनी है, ये दर आपको ध्यान में रहेगी तो आसानी से आप इस तरह का प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हैं। इस तरह का प्रश्न भी हम दे देंगे आपको, अपनी जो टेस्ट सीरीज अपने शुरू कर रखी है, ठीक है ना, तो उसमें अपन इस तरह के प्रश्न है वो दे रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी सीरीज चल रही है, तो ज़रूर वहाँ भी पढ़े और थ्योरी भी पढ़ लें साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट भी कर लें साथ साथ में। कई बच्चों की डिमांड है सर स्क्रीनशॉट लेते हैं, थोड़ा सा समय दिया करो, तो आप ज़रूर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला बिंदु है अपना वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों के संदर्भ में अपन देखेंगे प्रमुख रूप से अपने पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कितनी? 7 पेटियां पाई जाती हैं, और उन 7 पेटियों में 3 पेटियां जो है वो तापजन्य है और 4 पेटियां हैं वो गतिजन्य है। कुछ इस तरह का डायग्राम उसका है, जैसे अपन इसको पृथ्वी मान लें, तो यहां अपन देखेंगे जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है अपना, इस पर 5 डिग्री से 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ उत्तर तक, इसको बोलते हैं ग्रीनविच को एक बार मैं हटा देता हूं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, उसके बाद में दोनों ओर 30 से 35 उत्तरी गोलार्ध और सेम 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय
उच्च दाब पेटी, ठीक है। उसके बाद में 60 से 65 दोनों गोलार्धों में इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठीक है ना, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और उसके बाद में ध्रुवों पर इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायुदाब पेटियां पाई जाती है। कुल वायुदाब पेटियां हैं वो भूमध्य रेखीय को एक मान ले, फिर दक्षिण गोलार्ध में दूसरी, तीसरी और ये चौथी ध्रुवीय, ठीक है ना। तो ये 4 तो इसको यदि अपन 0 मान लें तो 3 तो हो गई दक्षिणी गोलार्ध में, और 1 2 3 ये हो गई 3 उत्तरी गोलार्ध में। तो 3 3 6, एक भूमध्य रेखीय, तो ये 7 कुल कितनी पेटियां हैं? 7। तो यहाँ अपन बात करते हैं बारी बारी से वायुदाब पेटियां। प्रमुख एयर बेल्ट, एयर प्रेशर जो बेल्ट है उनकी बात करते हैं। सबसे पहली कुल वायुदाब पेटियां 7 है। कितनी है? 7, ठीक है। इनमें से तीन पेटी तापजन्य है। यहाँ तापजन्य का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ अपन देखेंगे भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय पेटी, ठीक है ना। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय पेटी, दोनों ध्रुवीय, एक भूमध्य रेखीय पेटी। यहाँ जो वायुदाब रहता है वो न्यून रहता है। भूमध्य रेखीय भाग में तो रहता है न्यून, ठीक है ना। भूमध्य रेखीय भाग में तो न्यून रहता है, और जो ध्रुवीय भाग है वहाँ पे कैसा रहता है? उच्च रहता है। तो ये किसके कारण होता है? ये ताप के कारण होता है। ये दोनों किसके कारण होता है? ताप के कारण ऐसा होता है। तो इसी कारण इन पेटियों को क्या बोलते हैं भैया? तापजन्य पेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तापजन्य पेटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 3 पेटियां तापजन्य है। कौन कौन सी? ध्रुवीय दोनों और भूमध्य रेखीय। 3 तो है तापजन्य। ये टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी टी और ये भी टी। ये टेम्परेचर, ठीक है ना, से निर्मित है, और बाकी है वो गतिजन्य बोलते हैं। उपध्रुवीय, उपोष्ण, उपोष्ण और उपध्रुवीय दोनों गोलार्धों में। तो ये गतिजन्य है। तो 4 पेटियां गतिजन्य है। ठीक है ना। तो इनमें गतिजन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वायुदाब दाब के लिए उत्तरदायी कारक जो है ना वो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, समझ गए? इसके कारण इसको बोलते हैं, इन पेटियों को गतिजन्य बोलते हैं। गतिजन्य कौन कौन सी हो गई? 4 पेटी हो गई। एक तो हो गई अपने उपोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी, यह उत्तरी और दक्षिण 2 हो गई ना, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध 2 हो गई ना ये। तो एक तो उत्तरी हो गई इसमें और दूसरी दक्षिणी हो गई, दोनों गोलार्धों की हो गई। और दूसरी जो है ना वो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, माफ कीजिएगा, या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी नोट करना है इसमें। तो
ये होगी उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी, और ये भी होगी दोनों गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध की है और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है ना। इस प्रकार से ये दोनों गोलार्धों की 4 पेटियां जो कौन सी होगी, 4 पेटी जो है वो गतिजन्य पेटी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न भी यहाँ से भी पूछते हैं कि गतिजन्य पेटी है कौन सी है, या निम्न में से गतिजन्य कौन सी नहीं है ना। 3 का नाम दे दिया जो गतिजन्य है, 1 का नाम जो नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न भी पुट हो सकता है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लें। अगला बिंदु, साथ साथ में नोट करते चलें। नोट करोगे तो आपको फायदा होगा कि आप साथ साथ में इनको दोबारा पढ़ते चलोगे। आज आगे शुरू करें। पहली पेटी की बात करते हैं। क्या विशेषता उसकी है, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसकी बात करते हैं। प्रथम पेटी यहाँ से शुरू करते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर तक पाया जाता है। यह एक तापजन्य पेटी है, क्योंकि यहाँ पर दिन रात बराबर, यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। वह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। इसके कारण यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है, और तापमान ज़्यादा रहने के कारण ये पेटी कौन सी भैया, तापजन्य पेटी है। कौन सी पेटी है ये, तापजन्य पेटी है। इसकी बात करें भूमध्य रेखीय पेटी को, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ओर से, इस पेटी में क्या होता है, दोनों ओर से हवाएं, ठीक है, आकर, देखो हवा आकर के जब ऊपर उठती है तो न्यून दाब बनता है। हवा आती है, इसका मतलब न्यून दाब में हवा आती है, आकर ऊपर उठती है, वह किस ओर चली जाती है, वापिस उपोष्ण कटिबंधों की ओर चली जाती है, ठीक है। होता क्या है इसमें, देखिए जब ये मान लेते हैं भूमध्य रेखीय भाग है, ठीक है, तो यहाँ से हवाएं क्या करती है, भूमध्य रेखीय प्रदेश से, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसको मान लें यहाँ पे, तो यहाँ से हवाएं आकर के ऊपर उड़ती है, और किस ओर, काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद में वायुमंडल में उपोष्ण कटिबंधीय जो भाग है ना, उपोष्ण यानी 30 से 35 यहाँ वापस नीचे उतरती है, और नीचे उतर के यहाँ का दाब तो बढ़ा देती है, और यहाँ का दाब न्यून रहता है, यहाँ का दाब जो है वो कैसा रहता है, न्यून रहता है। इस प्रकार से भूमध्य रेखीय प्रदेशीय वायुदाब पेटी जो है उपोष्ण कटिबंध पे तो नीचे उतरती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशीय ऊपर उड़ती है, फिर आगे संचलित होती है, और उपोष्ण कटिबंध में नीचे उतरती है। जब उपोष्ण कटिबंध में नीचे उतरती है तो यहाँ दाब बढ़ा देती है, ठीक है ना, और यहाँ दाब न्यून रहता है। तो यहाँ क्यों उतरती है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसको पृथ्वी की गतिजन्य पेटी कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह भूमध्य रेखीय जो दाब पेटी है
ये इसकी विशेषता पाई जाती है। यहाँ वायु दाब कैसा रहता है, न्यून रहता है। यहाँ पर दाब निम्न रहता है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की आपस में मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ ताप ज़्यादा होता है, तो यहाँ ताप के साथ में तापमान ज़्यादा होता है, प्लस से वर्षा भी ज़्यादा होती है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये भैया इसकी विशेषता पाई जाती है। तो ये पहली भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, उसकी विशेषताएं नोट कर लें साथ साथ में। अगली पेटी की चर्चा करते हैं। अगली पेटी होगी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी। एक दो विशेषता इसकी ओर लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या है, न्यून दाब पेटी है ना, तो इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं, इसको डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। इसके अलावा डोल्ड्रम का अर्थ होता है शांत, यानी यहाँ हवा शांत रहती है, तो इसको शांत पेटी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पवनें विक्षेपित होती है, यहाँ व्यापारिक पवनें विक्षेपित होती है, अर्थात यहाँ पृथ्वी के घूर्णन के कारण व्यापारिक पवनें है अपनी दिशा से विमुख हो जाती है, ठीक है ना। तो व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और मिल करके और विक्षेपित होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा जो है, जैसे इधर से आ रही होती है तो अपनी दिशा से आनी चाहिए, इधर ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से इधर विक्षेपित हो जाती है ये पवन। तो ये पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण होती है। पृथ्वी का जो घूर्णन बल होता है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, बात आई है घूर्णन बल की। तो पृथ्वी का जो घूर्णन बल है, पृथ्वी का घूर्णन बल भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ सबसे अधिक घूर्णन बल जो है वो कार्य करता है, ठीक है। तो दूसरी पेटी की चर्चा करें अपन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, चलते हैं अगली पेटी में। दूसरी पेटी उपोष्ण कटिबंधीय है, उच्च दाब पेटी। मैंने कहा उपोष्ण कटिबंधीय पेटी जो है, यहाँ पर हवाएं नीचे उतर रही है ना, तो यहाँ उपोष्ण कटिबंध में क्या बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है। और ये कैसे क्यों होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है ना। तो ये पेटी कौन सी है, गतिजन्य है। तो यह है पेटी दोनों गोलार्धों में, यह पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, ठीक है। यहाँ उच्च दाब पाया जाता है। यह है कि गतिजन्य पेटी है। गतिजन्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दाब जो है उच्च होता है, क्योंकि यहाँ पर
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उच्च दाब पाया जाता है। ठीक है, यहां पर आसमान साफ रहता है, वह वर्षा कम होती है। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। देखो यह बार बार एक बार पूछा भी गया प्रश्न, अक्षांश भी कहते हैं। 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है ना, उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश का क्या कारण है, क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है कि प्रारंभिक समय में लोग व्यापार करते थे और जलयानों से करते थे व्यापार। ठीक है, तो महासागरों में जलयानों में घोड़े लाद कर ले जाया करते थे। विशेषकर घोड़ों का व्यापार होता था, सेनाएं होती थी, लोगों के पास में युद्ध चलते थे तो घोड़ों की आवश्यकता होती थी, तो घोड़ों का व्यापार करते थे। जब जलयान के अंदर घोड़े भर लिया करते थे और जैसे इस अक्षांश पे वो पहुंचते थे यहाँ पे, तो क्या होता था कि दाब अधिक होने के कारण जो है जहाज विचलित हो जाता था और वो डगमगाने लगता। तो वो उससे बचने के लिए कि जहाज कहीं डूब न जाए, तो कुछ जो बीमार घोड़े थे, कुछ कमज़ोर घोड़े होते थे, उनको यहाँ से उठा करके जलयान से सागर में फेंक देते थे। सागर में फेंक देते थे व्यापारी, ताकि अपने जलयान का बैलेंस बन जाए वापस। ठीक है, भार कम हो जाए। तो इस कारण से, यही इस घटना के कारण है, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको अश्व अक्षांश भी कहते हैं। किसको? 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है ना, इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। और ये जो पेटी है, एक गतिजन्य पेटी है। ये पेटी क्या है? गतिजन्य पेटी। तो ये प्रमुख विशेषताएं इस उपोष्ण कटिबंधीय पेटी की पाई जाती। नोट कर लें इसको भी साथ साथ में आप। इसके बाद में आएगी अपनी उपध्रुवीय पेटी की बात अपन करेंगे। यहाँ एक विशेषता और है भैया कि इस भाग में, उपोष्ण कटिबंधीय विभाग में ना, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थले पाए जाते हैं। महाद्वीपों के इस भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर उष्ण मरुस्थले पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण। अब पूछ ले भाई क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो हवाएं जो चलती है, वो हवाएं महाद्वीपों के सबसे पहले पूर्वी किनारे पर टकराती है। यहाँ चलने वाली हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पहले टकराती है और पश्चिमी किनारे तक पहुँचते पहुँचते उसमें नमी की जो मात्रा है वो घट जाती है। तो नमी की मात्रा घटने के कारण उसमें जो पश्चिमी किनारे पर पहुँचने के बाद में जो आर्द्रता खत्म हो जाती है, तो वो वर्षा नहीं कर पाती है। इसीलिए ये महाद्वीप है, उसके पश्चिमी किनारे पर उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कारण है इसका। अगली पेटी की बात करें, चलते हैं आगे। अगली पेटी है उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी। अगली पेटी है भैया उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है ना, तो इसका विस्तार 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, और यह एक गतिजन्य पेटी है, क्योंकि यहां तो देखो 60 डिग्री के आसपास में तापमान तो माइनस में रहता है। यदि यहां पर पहुंचते हैं तो -5 से
डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान रहता है, 15, 20, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। तो तापमान तो माइनस में, तापमान कम है तो इसका मतलब वायुदाब अधिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, वायुदाब न्यून दाब पेटी है ये। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है ना। तो ये गतिजन्य पेटी है, क्योंकि यहां पर निम्न दाब का आधार है, निम्न दाब का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति, समझ गए। इस कारण से यहाँ पे न्यून दाब पाया जाता है। यहाँ पर भी हवाएं जो है वो यहाँ से हवाएं इस ओर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके, और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय भाग होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, उपध्रुवीय जो भाग होते हैं उपोष्ण कटिबंध से यहाँ हवाएं इस ओर अग्रसर होती है, और यहाँ से इस उपध्रुवीय प्रदेश में पहुँच करके वापिस ऊपर उठती है। तो यहाँ निम्न दाब रहता है, ठीक है ना। यहाँ इसका विस्तार होता है, फिर फैलती है ध्रुवों पर, फिर नीचे उतरती है, ध्रुवों पर वापिस नीचे उतरती है, और ध्रुवों से वापिस किस ओर चलती है? उपध्रुवीय प्रदेशों की ओर चलती है। ये क्रम पाया जाता है हवाओं का, ठीक है ना। इस प्रकार से सैद्धांतिक धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ये इनका एक सर्किल चलता है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ हवाएं ध्रुवों से इस पेटी की ओर आती है, यहाँ ध्रुवों से हवाएं जो है इस पेटी की ओर पहुंचती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह इसकी सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है भैया, अधिक तापमान है, तापमान कम है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ठीक है ना। किन हवाओं के सारे? यहाँ पर एक और बता देता हूँ, यहाँ पर पछुआ पवनें सक्रिय रहती है, यानी यहाँ पर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, चलती है। यहाँ पर हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता पाई जाती है। यहाँ उनको अलग अलग भागों में, इन हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। जैसे गृहस्थी चालिसा भी कहते हैं, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास में, है ना। 60 डिग्री के आसपास में चिकती साठा, है ना। अलग अलग इनको नामों से पुकारा भी जाता है। जब हवाएं अपन पढ़ेंगे पश्चिमी जेट प्रवाह, तो वहाँ उसको विस्तार से अपन और बताएंगे, ठीक है ना। 50 डिग्री के आसपास में प्रचंड 50, अलग अलग नाम उनके हैं, यानी ये पछुआ पवनें ना, इनके अलग अलग नाम भी यहाँ पाए जाते हैं। जैसे 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे और 60 डिग्री पे प्रचंड 50, चीखती 60, ठीक है ना। और 40 डिग्री पे अभी बताया था मैंने गृहस्थी 40 था। इस प्रकार से इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना, अक्षांशों पे। इस प्रकार की ये पेटी है, इसका नाम है उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी। इसका कारण कौन सा है? ये गतिजन्य पेटी पाई जाती है। अगला है अंतिम पेटी जो बची है, उसका नाम है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ठीक है ना। इसमें 2 हो गई है ना। यह पेटी जो है इसका भी डबल है, कुल 7 पेटियां हैं, दोनों गोलार्ध में लिखा है मैंने। अगली पेटी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यह ध्रुवों पर पाई जाती है।
दोनों ध्रुवों पर पाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ तापमान नगण्य यानी माइनस में ऋणात्मक होता है, कम होता है, काफ़ी कम होता है। यहाँ पे हिमपात होता है, भाई तापमान माइनस होता है तो हिम गिरती है यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ से हवाएं ऊपर ध्रुवों की ओर चलती है, यहाँ से हवाएं किस ओर चलती है, उपध्रुवों की ओर चलती है। ये जो ध्रुवीय पेटी है ये कौन सी है, यह है तापजन्य पेटी है, यानी तापमान कम होने के कारण दाब ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये तापजन्य पेटी है, ये इसकी विशेषता है। तो ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। हवा यहाँ पे अवतरित होकर के और उपध्रुवीय प्रदेशों की ओर विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं जो ध्रुवीय पेटी है उसकी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ 3 कोष्ठ नोट कर लें इनको भी। यहाँ पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी को यदि अपने एक बिंदु मान लें तो पृथ्वी पर 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आता है, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं कौन कौन से। एक तो है हेडले कोष्ठ, एक का नाम है फेरल कोष्ठ, और तीसरे का नाम न देकर उसको ध्रुवीय कोष्ठ कह दिया, ठीक है ना। 3 तरह के कोष्ठ पाए जाते हैं। हेडले कोष्ठ है, ये कहाँ मिलता है, ये इस भाग में, यानी 30 डिग्री से लेकर के भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी है ना वो, और 30 डिग्री वाली जो है ना 30 से 35 वाली उपोष्ण उच्चदाब पेटी, इनके बीच का ये जो भाग है ना इसको हेडले कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हेडले कोष्ठ बोलते हैं। और जो हेडले है इसका संबंध किससे है, यानी यह है हेडले कोष्ठ है ना, यह भूमध्य रेखा से या भूमध्य रेखीय पेटी से उपोष्ण कटिबंधीय पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बीच, ठीक है ना, यानी 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यह कोष्ठ पाया जाता है, ठीक है ना। और जो फेरल कोष्ठ है यह है 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पाया जाता है। इसका मतलब ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यूनदाब पेटी की तरफ दोनों गोलार्धों में इसको फेरल कोष्ठ बोलते हैं। इसका पता सबसे पहले फेरल ने लगाया था और हेडले कोष्ठ का पता हेडले ने लगाया था। हेडले का संबंध कहाँ से है, हेडले का संबंध है ब्रिटेन से, यानी ये इंग्लैंड का था, और जो फेरल है इसका संबंध अमेरिकन था, ये अमेरिका से, ठीक है ना। फेरल अमेरिका का था और ये ब्रिटेन का था। तो इन्होंने इनके बारे में पता लगाया तो इनके नाम पर इनको अलग अलग पहचान दे दी गई है, ठीक है ना। अब जो फेरल का नियम है उसमें क्या कहा है, फेरल के नियम के अनुसार ये प्राय पूछते हैं कि फेरल का नियम क्या है। और ध्रुवीय कोष्ठ में किसी ने इसके बारे में कोई पता नहीं, इसका नाम ध्रुवीय कोष्ठ वैसे ही कर दिया है। तो फेरल का जो नियम है ना, फेरल का नियम, फेरल ने कहा था कि हम उत्तरी गोलार्ध से यदि देखते हैं, चलते हैं और हवा जिस ओर चल रही है उस ओर मुख कर लेते हैं, तो जो हवाएं हैं पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण क्या होता है, अपनी दिशा से अपने दाहिनी ओर विमुख हो जाती है। अर्थात यहाँ देखो मैंने बताया था फेरल का नियम के अनुसार ये इधर आनी चाहिए हवा, तो ये अपने दिशा से किस ओर, दाईं ओर विमुख हो जाती है। इधर हवा चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में यदि अपन देखेंगे तो ये इधर हो जाएगी, ये दाहिना हाथ है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपन जाएंगे तो बाईं ओर, अपनी दिशा से बाईं ओर इधर आनी चाहिए थी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध इधर घूम जाती है। तो इस प्रकार से ये फेरल का नियम है कि फेरल के नियम के अनुसार, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं
अपनी दिशा से दाईं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किस कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये प्रमुख 4 और 3 7 वायदा पेटियां पृथ्वी पर पाई जाती है, उस पर ये कोस्ट अलग अलग पाई जाती है। इसको फेरल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये फेरल कोस्ट है और ये ध्रुवीय कोस्ट है, और ये हेडले कोस्ट हो गया अपने 0 से मतलब 5 से लेकर के इधर 30 तक ये वाला है। इस प्रकार से ये इसमें 3 कोस्ट और 7 प्रमुख वायदा पेटियां पाई जाती है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि वायदाब के कारण कौन सी हवाएं उत्पन्न होती है, क्या इसका प्रभाव रहता है, स्थानीय पवनों की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।